हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं द जुडिशरी फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ का पार्ट नंबर 4। आज हम करने वाले हैं जुडिशरी का पार्ट नंबर 4। और आज हम स्टार्ट करें कहाँ से? जुरिडिक्शन। ये वाला जो टॉपिक मैंने पार्ट 3 में कवर नहीं किया था, कहाँ तक इसको पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन को ही यार हम कवर करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं गाइज। जुरिस्डिक्शन, ठीक है। आइए बात करते हैं किसके बारे में? जुरिस्डिक्शन के बारे में। जुरिस्डिक्शन, देखिए इंडिया के अंदर क्या है? देखिए इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं गाइस। इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने देखा था यार इंडिया के अंदर क्या देखा था? हमने देखा था भाई साहब, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं, हाई कोर्ट्स भी होते हैं और लोअर कोर्ट्स भी होते हैं। और लोअर कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे कोर्ट्स इंक्लूड हैं, जैसे कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है कि नहीं, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स। ये सभी के सभी हमारे लोअर कोर्ट्स के अंदर इंक्लूडेड है गाइस। क्या है? इंक्लूडेड है। तो इंडिया के अंदर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स है कि नहीं। तो यार इसीलिए एक कॉन्सेप्ट को लाया गया जुरिडिक्शन। देखिए बेसिकली जुरिडिक्शन क्यों लाया गया है? देखिए डिफरेंट कोर्ट्स है तो डिफरेंट कोर्ट के अंदर डिफरेंट केसेस आएंगे ना। देखिए हर कोर्ट के अंदर हर केस नहीं आ सकता है। जैसे कि गाइस, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा सिविल केस है वो कहाँ आता है? सिविल केस हमेशा सिविल कोर्ट के अंदर ही आता है। और जो क्रिमिनल केसेस हैं वो हमेशा क्रिमिनल कोर्ट के पास ही आते हैं, है कि नहीं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई सिविल केस है उसको उसकी हियरिंग हो रही क्रिमिनल कोर्ट इसके अंदर? क्या ऐसा होता है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, इट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई क्रिमिनल केस की हियरिंग सिविल कोर्ट के अंदर हो रही है? क्या आपने ऐसा सुना है कभी? ऐसा भी आपने सुना नहीं हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें इमेजिनेशन में होती है, आपकी रियल दुनिया में नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। हमेशा एक सिविल केस की हियरिंग एक सिविल कोर्ट के अंदर ही लड़ा जाता है और एक क्रिमिनल केस की हियरिंग हमेशा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ही होता है। ये एक पूरा का पूरा क्या है? रियलिटी है गाइस। ये एक पूरा का पूरा एक सत्य वचन है। एक सिविल केस एक सिविल कोर्ट के अंदर ही आएगा, क्रिमिनल केस एक क्रिमिनल कोर्ट के पास ही आएगा। कि ये सिविल केस कभी क्रिमिनल कोर्ट में नहीं आ सकता, ना क्रिमिनल केस कभी सिविल कोर्ट में नहीं आ सकता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जो सिविल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो सिविल केस के ऊपर ही सिर्फ है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो सिविल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सिविल केस के ऊपर ही है? किसके ऊपर है गाइस? सिविल केस के ऊपर। सिविल केस। तो यहां से आपको क्या समझ में मिल रहा है कि जुरिडिक्शन बोले तो उसके अंडर आना क्या है भाई? जुरिडिक्शन का मतलब होता है एक लीगल अथॉरिटी। भाई साहब ये जो जुरिडिक्शन है ना, यहाँ पर जो जुरिडिक्शन लिखा गया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक लीगल अथॉरिटी होना भाई साहब। एक लीगल अथॉरिटी होना उस केस के ऊपर आपका एक लीगल अथॉरिटी होना, है कि नहीं? एक लीगल अथॉरिटी होना। और या आप बोल सकते हो कि आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो अथॉरिटी की जो पावर है, वो जो ताकत है, उसको क्या आप कर सकते हो? एक्सरसाइज कर सकते हो, उसको आप लागू कर सकते हो मेरे यार।
उस चीज़ को आप लागू कर सकते हो। क्लियर है? मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि मैंने बोला कि यार जुरिडिक्शन एक लीगल अथॉरिटी है या फिर एक ऑथोरिटेरियन पावर है, एक ऑथोरिटी पावर है जिसको वो कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट के पास जो जुरिडिक्शन है, जो लीगल अथॉरिटी है, वो सिर्फ सिविल केस का ही है। क्रिमिनल केस का जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रकार के कोर्ट्स के नाम लगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट या सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट और ये ट्राइब्यूनल्स बहुत सारे हैं। तो यार इन सभी के जो वर्क फंक्शन है, ये सभी के सभी वर्क फंक्शन डिफरेंट है। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस आते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर सिविल केसेस आते हैं, है कि नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के अंदर किसी कंज्यूमर के बारे में, ग्राहक के प्रोटेक्शन के बारे में, सेफ्टी के रिलेटेड केसेस आते हैं, है कि नहीं। और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्यूनल से वहाँ पर उन्हीं के हिसाब से केसेस आते हैं। हर एक कंपनी के कुछ ट्राइब्यूनल्स है तो वहाँ पर उस कंपनी के रिलेटेड ट्राइब्यूनल से केसेस आते हैं। तो जितने जितने कोर्ट, उनके उसी प्रकार के केसेस वहाँ पर आते हैं, अलग केसेस वहाँ आ ही नहीं सकते। मतलब सिविल कोर्ट के पास सिर्फ सिविल केस की ही जुरिडिक्शन है, बाकी के केसेस की नहीं है। मतलब उसके पास सिर्फ एक लीगल अथॉरिटी जो है, और वहाँ वो जो अपने पावर को एक्सरसाइज सिर्फ कहाँ कर सकता है, सिर्फ वो अपने पावर को एक्सरसाइज सिविल केस के अंदर ही कर सकता है, बाकी के केसेस के अंदर नहीं कर सकता। ना वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन केसेस के अंदर अपनी हियरिंग कर सकता है, ना ही वो क्रिमिनल केसेस के अंदर अपनी हियरिंग कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो ऑथोरिटेरियन जो पावर है उसको नहीं दिया गया है कि वो वहाँ पर अपने पावर को एक्सरसाइज कर सके, लागू कर सके, कुछ जजमेंट पास कर, डिसीजन दे सके। ऐसा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं, वो पावर ही नहीं, वो लीगल ऑथोरिटी ही नहीं उसके पास। और उसी लीगल अथॉरिटी को हम जुरिडिक्शन कहते हैं, कि सिंपली उसके पास वो जुरिडिक्शन नहीं है कि वो एक क्रिमिनल, एक सिविल कोर्ट एक क्रिमिनल केस की हियरिंग कर सके, क्योंकि उसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है। उसके पास क्या नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है। ठीक है, क्या आपको ये क्लियर हुआ है? क्या आपको ये क्लियर हुआ है? बताइएगा ज़रा, बताइए गाइस, क्लियर हुआ है कि नहीं, या फिर से बताएंगे? मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि जो जुरिडिक्शन है ये एक लीगल अथॉरिटी की तरह है। आप क्या इस केस के ऊपर हियरिंग कर सकते हो, अपना जजमेंट दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो इस केस के ऊपर आपका लीगल अथॉरिटी है, मतलब आपका यहाँ पर जुरिस्डिक्शन है। क्या है गाइस? आपका यहाँ पर जुरिस्डिक्शन है। और आप यह भी बोल सकते हो कि जुरिडिक्शन क्या है, कि आपको उस केस के ऊपर ऐसा एक अथॉरिटी पावर दिया गया है कि जहां पर आप उसका जजमेंट दे सकते हो, डिसीजन दे सकते हो, ये सभी चीज़ें वहां पर एक्सरसाइज कर सकते हो। और इसी चीज़ को हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन मीन्स द लीगल अथॉरिटी और द लिमिट विद इन द सच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड। यानी ये जुरिडिक्शन एक लीगल अथॉरिटी है, और इसी लीगल अथॉरिटी के लिमिट के अंदर आप अपने ऑथोरिटेरियन पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। और आगे जाकर क्या दे सकते हो? आगे जाकर आप जजमेंट भी दे सकते हो, और अपने डिसीजन, अपना फैसला भी सुना सकते हो, और वर्डिक्ट्स भी आप पास कर सकते हो, मतलब निर्णय भी आप ले सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें? डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स है तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे, और उन्हीं कोर्ट के पास उन्हीं उसी प्रकार के केसेस लड़ने की हियरिंग का एक जुरिडिक्शन है, बाकी ये केसेस का नहीं है। जैसे कि एक सिविल केस क्रिमिनल कोर्ट में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्रिमिनल कोर्ट के पास सिविल केस की लीगल अथॉरिटी नहीं है, ना ही अथॉरिटेरियन पावर है जहां पर वो एक्सरसाइज कर सके। मतलब उसके पास ये पावर नहीं है कि वो सिविल केस के ऊपर अपना जजमेंट दे सके, और ना ही अपना डिसीजन दे सके। उसके पास ये पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो बेसिकली हम सिंपली बोल सकते हैं, इतनी चीज़ें ना बोलकर हम बोल सकते हैं सिविल क्रिमिनल कोर्ट के पास सिविल केस की जुरिडिक्शन नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि सिविल कोर्ट के अंदर एक क्रिमिनल केस की हियरिंग नहीं हो सकती है। मतलब कि सिविल कोर्ट के पास एक लीगल अथॉरिटी नहीं है, और ना ही उसके पास एक ऑथोरिटेरियन पावर है जिससे वो अपना जजमेंट, अपना डिसीजन दे सके क्रिमिनल केस के ऊपर। इतना चीज़ें ना बोलकर हम सिंपली बोल सके कि सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है क्या, क्रिमिनल केस के बारे में। तो यार ये जुरिडिक्शन एक लीगल अथॉरिटी है,
और एक ऑथोरिटेरियन पावर है जहां पर आप इस चीज को एक्सरसाइज करके क्या दे सकते हो, जजमेंट दे सकते हो, या फिर आप क्या दे सकते हो, डिसीजन, या फिर आप वर्डिक्ट्स पास कर सकते हो। वर्डिक्ट्स क्या पास कर सकते हो, तो वर्डिक्ट्स पास कर सकते हो। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है जुरिडिक्शन। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि जो हमारा जुरिडिक्शन है गाइस, जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन ये क्या है, ये एक लीगल अथॉरिटी है, एक लीगल अथॉरिटी है। इसका मतलब क्या है, लीगल अथॉरिटी मीन्स, जुरिडिक्शन मीन्स लीगल अथॉरिटी, या फिर एक ऑथोरिटेरियन या फिर अथॉरिटी पावर है जिसको एक्सरसाइज किया जाता है उसी के लिमिट के अंदर, मतलब उसी पावर, उसी केस की लिमिट तक ही आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, बाकी ये केसेस के अंदर आप उसको लागू नहीं कर सकते। और एक्सरसाइज बोले तो बेसिकली क्या होता है कि उस चीज़ में जजमेंट देना, अपना आपको जजमेंट पास कर रहे हो, आप अपना फैसला बोले तो डिसीजन दे रहे हो, या फिर कोई आप वर्डिक्ट्स दे रहे हो। क्या दे रहे हो गाइज, वर्डिक्ट्स। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है गाइज? ठीक है, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन। अब डिस्कस करते हैं, ये तो पूरा जुरिडिक्शन के बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन। क्या डिस्कस करूंगा, एक बार यार कलर चेंज करते हैं, टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन। आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन सेवरल टाइप्स के हैं, बट उन सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जितने किताब के अंदर है उनको ही डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पर आपकी किताब के अंदर लिखा गया है कि हर एक कोर्ट के पास क्या बोल रहा है, आपका किताब बोल रहा है कि कोर्ट के पास अलग अलग प्रकार के जुरिडिक्शन हो सकते हैं। कोर्ट के पास डिफरेंट टाइप्स के जुरिडिक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो जुरिडिक्शन क्या क्या हो सकते हैं उसको पढ़ते हैं अभी। टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन। आइए भाई साहब, आ जाइए। सबसे पहला जुरिडिक्शन क्या है, सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। क्या है, ओरिजिनल, भाई साहब AL, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ये क्या बोलता है, देखिए ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। देखो ये कोर्ट है, इसके जैसा एक और बना देते हैं भाई साहब। ये हमारा सिविल केस कोर्ट है, ये हमारा क्रिमिनल कोर्ट है, और ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट है। ठीक है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट। केस आया भाई साहब, एक केस आ गया, ये केस आया है। ये केस क्या है, ये केस है राम वर्सेस हरि का। क्या है, राम एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, ठीक है। हरि ग्राहक है, कस्टमर है। हरि ने बोला राम को कि भाई साहब मुझे बिस्किट दीजिए। क्या दीजिए, बिस्किट दीजिए 20 रुपए का। कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो हमारा राम क्या करता है, हरि को बिस्किट देता है, कितने रुपए का, 20 रुपए का। और इन रिटर्न हरि को राम को कितने रुपए देने थे, 20 रुपए। बट यहां पर क्या होता है, हरि ने राम को 20 रुपए
नहीं दिए। राम ने तो अपना काम कर दिया, बट हरि ने उसको उसके सामान के बदले जो पैसा देना था वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। ठीक, पैसा नहीं दिया। तो राम के बार बार साइमल्टेनियसली, रिपीटेडली, बार बार बोलने के बाद भी हरि पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है। तो राम मजबूरी में आकर क्या करता है? एक केस फाइल करता है। एक केस फाइल करता है। पहले तो आप मुझे बताओ, ये जो केस है ये कहाँ जाएगा? ये जो केस है ये कहाँ जाएगा? कैसा केस आपको लग रहा है? इस प्रकार के एग्जाम्पल्स मैंने बहुत बार आपको लेक्चर्स के अंदर दिया। आपको क्या लगता है कैसा केस है? अगर आपने गेस किया है कि ये एक सिविल केस है तो यार आप सही हो, एक सिविल केस ही है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात आई थी, है कि नहीं? कि राम ने बिस्कुट दिया हरि को और इन रिटर्न उसको 20 रुपये देने थे। हरि ने इसको 20 रुपये दिए, इसको बिस्कुट देने थे। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, यहाँ पर एक एग्रीमेंट की बात हुई थी। बट ये जो एग्रीमेंट है ये हरि की वजह से पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसने यहाँ पर पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो ये क्या है? एक सिविल केस है। तो क्या जो सिविल केस है ये कहाँ जाएगा? बताइए ज़रा। सिविल केस क्या सिविल कोर्ट के पास जाएगा, या क्रिमिनल कोर्ट के पास जाएगा, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के पास जाएगा? कहाँ जाएगा बताइए? कहाँ जाएगा भाई? ऑब्वियसली एक सिविल केस है तो सिविल कोर्ट के पास ही जाएगा। सिविल कहाँ जाएगा भाई बताओ? सिविल कोर्ट के पास ही तो जाएगा। क्या ये क्रिमिनल कोर्ट के पास जा सकता है? क्या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के पास जा सकता है? नहीं भाई साहब, नहीं। देखिए, अगर यहाँ पर किसी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर यहाँ पर किसी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आया है और उसका जो शिकार कस्टमर हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा? वो तब जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जाता है। मान लें आपने एक कंपनी के ब्रांड की ऑयल खरीदी, बट उस ऑयल में कुछ ऐसा था जिसको खा के आप बीमार पड़ गए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? तो आपने उस ऑयल की वजह से आपकी बीमारी हुई है, सीरियस भयंकर बीमारी है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाकर एक केस फाइल कर सकते हो उस ऑयल ब्रांड के खिलाफ, और फिर कार्रवाई होगी। फिर अटलास जो होगा वो देखा जाएगा। वो तो भाई जजमेंट जो भी कोर्ट से आएगा वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आपको कि यार ये जो सिविल केस है ना, ये केस आते वक्त ही ये सिर्फ सिविल कोर्ट के पास ही चला जाएगा। ये यहाँ पर नहीं जा सकता, ना यहाँ पर ये जा सकता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जो सिविल केस की जो जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन यहाँ पर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन। किसके पास है? सिविल कोर्ट के पास है। किसके पास है गाइस? सिविल कोर्ट के पास है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो यहां से आपको क्या समझ रहा है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या हो सकता है? देखिए, बेसिकली ओरिजिनल जुरिडिक्शन एक ऐसा, तो ये क्या हो सकता है? यहाँ पर सिविल केस सिविल कोर्ट के पास आया है, तो इसका मतलब ये जब भी कोई ऐसे केस आते हैं, वो केस सिर्फ उसी कोर्ट के पास जाएंगे, बाकी किसी कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते। तो वहां पर हम कहते हैं कि यहाँ पर उस कोर्ट के पास उस केस के रिलेटेड क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोले तो होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर केस उसी पर्टिकुलर कोर्ट के पास जाता है, सिवाय किसी बाकी कोर्ट के पास ना जाकर उसी कोर्ट के पास जाएगा, बाकी किसी कोर्ट के पास जा ही नहीं सकता, तब हम उसको कहते हैं कि उस कोर्ट के पास उस केस से रिलेटेड क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। चाहो तो आप इसको लिख लो भाई, लिख लो कहीं पर, मज़ा आ जाएगा। नहीं तो नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? OJ, O.J, ये है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्या है कि यार एक पर्टिकुलर केस है, एक पर्टिकुलर केस है, या फिर एक स्पेसिफिक केस है, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर कोर्ट के पास ही जा सकता है।
वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर कोर्ट के पास ही आ सकता है, उसी स्पेसिफिक कोर्ट के पास ही जा सकता है। जो अदर कोर्ट्स है वहाँ वो नहीं जा सकता। उसकी पूरी की पूरी हियरिंग उसी पर्टिकुलर कोर्ट में होगी और वहीं से ही उसका जो जजमेंट है वो निकलेगा, डिसीज़न निकलेगा और वर्टिक्स निकलेगा। ठीक। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कोर्ट था, उसके पास उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड क्या है बताओ? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। क्या है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। किताब के अंदर क्या लिखा है उसको भी देख लो भाई साहब। यहाँ पर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन over the cases which can be introduced only in that court, not in any other court। समझ आया कि यार ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि उस केस को जिस भी कोर्ट के पास वो जो केस आया है उस कोर्ट के पास सिर्फ उसी प्रकार के केसेस को सॉल्व करने की ताकत है, बाकी कोई कोर्ट उस केस को ले ही नहीं सकता। इट हाज, देखिए जुरिडिक्शन में क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जहां पर किसी केस के ऊपर अगर ओरिजिनल जुरिडिक्शन है तो वो कहाँ जाएगा? उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ उसी कोर्ट के अंदर जहां का वो केस है। बाकी के अदर कोर्ट्स के अंदर आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो मेरे यार, आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार जो सिविल केसेस है हमारे, क्या भाई साहब मैंने आपको क्या कहा बताओ? मैंने आपको कहा कि जो हमारे सिविल केसेस है, क्या है? जो सिविल केसेस है, जो हमारे सिविल केसेस हैं उनको आप सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हो? आप उनको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हो सिविल कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए सिविल कोर्ट का सिविल केस के ऊपर क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। क्या क्रिमिनल कोर्ट का है? क्रिमिनल कोर्ट के का है नहीं, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट में सिविल केस को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ना ही आप इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर है आपको? क्लियर है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर केस सिर्फ उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास जाएगा और वहीं पर ही उसकी जजमेंट, हियरिंग सब कुछ होगा और लास्ट में डिसीजन भी आएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसी कोर्ट के पास उस केस का क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, मतलब लीगल अथॉरिटी है उस केस को सॉल्व करने का। और वो उसी प्रकार के जो केसेस हैं, उसी टाइप के जो केसेस हैं, वो बाकी के अदर कोर्ट के पास जा नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर एक केस आया था जो मैंने आपको कहा भाई साहब, ये जो केस है, ये जो केस आया था, ये जो केस एक सिविल केस है, तो इस केस का जो हियरिंग होगा वो सिर्फ सिविल कोर्ट के अंदर ही हो सकता है, ना क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हो सकता है, ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के अंदर हो सकता है, सिर्फ सिविल कोर्ट के अंदर ही हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो सिविल कोर्ट के पास सिविल केस में के रिलेटेड क्या है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। क्या है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है? एक पर्टिकुलर केस है, उसे सिर्फ उसी पर्टिकुलर कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बाकी के अदर कोर्ट्स के अंदर उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है और उसी पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर उसकी हियरिंग, जजमेंट, हर चीज़ होगी। और इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास उस पर्टिकुलर केस के रिलेटेड क्या है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। क्या है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट यार बात करते हैं हमारे सेकेंड, अपीलेट जुरिसडिक्शन। अपीलेट जुरिसडिक्शन ये आज बहुत ईजी है भाई साहब। अपीलेट जुरिसडिक्शन क्या है? अपीलेट में एक वर्ड आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? अपील। क्या आ रहा है? अपील। अपीलेट जुरिसडिक्शन में अपील की बात हो रही है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो सिचुएशन, जो जुरिसडिक्शन है वो अपील के बेसिस पर है। अपील के बेसिस पर अगर कोई केस एक पर्टिकुलर कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हुआ है थ्रू अपील, तो जिस कोर्ट में वो ट्रांसफर हुआ है उस कोर्ट के पास उस केस से रिलेटेड क्या है?
अपीलिएट जुरिडिक्शन है, और इसी जुरिडिक्शन के कारण वो क्या कर सकता है, उस केस के ऊपर अपने लीगल ऑथोरिटी दे सकता है और अपना जुरिडिक्शन, अपना जजमेंट और अपना डिसीजन भी पास कर सकता है मेरे यार। ठीक ठीक है, क्लियर है आपको। मान लो कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई केस चल रहा है। बट यहाँ पर ये जो केस को अब क्या क्या आता है, ट्रांसफ़र करके आता है हाई कोर्ट के अंदर। क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। कैसे ट्रांसफ़र आप करोगे, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपील के द्वारा। उस व्यक्ति ने क्या किया, अपील किया है लोअर कोर्ट से अपने केस को ट्रांसफ़र करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर। कैसे, अपील। तो यहाँ पर इस अपील के कारण अब ये जो केस था, ये जो पर्टिकुलर केस था, ये किसके पास है, अब ये जो केस है ये लोअर कोर्ट के पास नहीं है। अब ये जो केस है ये कहाँ चला, ये हाई कोर्ट के पास चला गया। समझो भाई साहब, ये जो केस था पहले कहाँ था, ये जो केस है पहले, ये जो केस है ये पहले लोअर कोर्ट के पास था। बट यहाँ पर जिस व्यक्ति ने किया था केस, उसको यार क्या नहीं मिला, संतुष्टा नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, वो इस केस को चाहता है कि ऊपर हायर लेवल में ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो आपने इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, लोअर कोर्ट्स के ऊपर कौन है, हाई कोर्ट्स। तो वो क्या करेगा, इस केस को ट्रांसफ़र करेगा हाई कोर्ट के पास। अब ट्रांसफ़र कैसे करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा अपील के द्वारा। तो ये जो व्यक्ति है जिसने केस किया था, वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपने केस को ट्रांसफ़र करने के लिए अपील करेगा। फिर अपील करने के बाद गाइस क्या होगा, अपील करने के बाद क्या होगा, ये जो केस है जो पहले लोअर कोर्ट के पास था, अब ये केस कहाँ आ गई, ये हमारे हाई कोर्ट के पास आ गया। और जब ये जो केस है ये हाई कोर्ट के पास आया, तो हाई कोर्ट के पास अब क्या है, जुरिस्डिक्शन है। क्या है, जुरिस्डिक्शन है, मतलब लीगल ऑथोरिटी है, ऑथोरिटेरियन पावर है, जिसके बाद वो जजमेंट पास कर सकता है, डिसीजन दे सकता है किसके ऊपर, इस केस के ऊपर। और इसी ये जो अपील होके आया है ना, ये अपील होके ये जुरिडिक्शन आया है, तो इसलिए इस जुरिडिक्शन को हम कह देते हैं अपीलिएट जुरिडिक्शन। क्या कहते हैं, अपीलिएट या फिर अपीलेट जुरिडिक्शन कह देते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है, क्लियर है। या फिर से रिपीट कर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए अपीलिएट जुरिडिक्शन बोले तो अपील के थ्रू जो भी केस आता है जिस भी कोर्ट के पास, वो जो कोर्ट है उस केस के ऊपर अपना जजमेंट पास कर सकता है, डिसीजन दे सकता है, क्योंकि वो जो केस अब उसके पास आ गया है, क्योंकि अपीलिएट हुआ है, अपील होके आया है, तो इसके ऊपर वो क्या कर सकता है, जुडिशन दे सकता है। बट जैसे ही देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, मान लो कोई केस है, मान लो कोई जो केस था वो केस कहाँ आ गया, केस लोअर कोर्ट के पास है और लोअर कोर्ट के अंदर ही चल रहा है, तो इस समय ये जो हाई कोर्ट वाले हैं यहाँ पर आके अपना जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो केस है अभी लोअर कोर्ट के पास चल रहा है। जब तक ये लोअर कोर्ट से अपील होगी जो केस यहाँ ना चला जाए, तब तक हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस के ऊपर। हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकता इस केस के ऊपर, क्योंकि ये जो केस है अब तक हाई कोर्ट के पास आया ही नहीं है। अब तक ये जो केस है ये हाई कोर्ट के पास आया ही नहीं है। जब आएगा, जब अपील होगी जो केस यहाँ पर आ जाएगा, तब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इस केस के ऊपर अपना लीगल अथॉरिटी, अपना जजमेंट एक्सरसाइज कर सकता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, जुरिडिक्शन कर सकता है। और उसी प्रकार के जुरिडिक्शन को हम क्या कहते हैं, अपीलिएट जुरिडिक्शन, जहाँ पर वो अपील होकर वो केस आया था। तो क्या मैंने कहा था लोअर कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, जिसने केस किया था वो केस को व्यक्ति ट्रांसफ़र करना चाहता है हाई कोर्ट के अंदर, तो ट्रांसफ़र कैसे हुआ, अपील के थ्रू हुआ। तो जब अपील हो गई, वो जो केस है कहाँ आ गया, हाई कोर्ट के पास आ गया। कहाँ आ गया मेरे यार, हाई कोर्ट के पास आ गया। तो हाई कोर्ट के पास अब उस केस के रिलेटेड क्या है, अपीलिएट जुरिडिक्शन है, मतलब कि वो वहाँ पर अपना लीगल ऑथोरिटी इस केस के ऊपर दिखा सकता है, अपना जजमेंट, डिसीजन, वर्डिक्ट्स दे सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, आपका अपीलिएट जुरिडिक्शन, जहां पर अपील के थ्रू कोई केस किसी कोर्ट के पास अगर आता है, तो उस कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि वो अपना जजमेंट उस केस के ऊपर दे सकता है। क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन यार देख लेते हैं हम। इट एक्सरसाइज अपीलिएट जुरिडिक्शन व्हेन इट्स hears a case brought in appeal against the decision of a lower court। एक लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में अगर कोई केस को अपील करके
हाई कोर्ट में इसको एबव हायर कोर्ट्स के अंदर लाया गया है, तो जो हायर कोर्ट के पास वो गया है तो उस हायर कोर्ट के पास के अपीलिएट जुडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब उसके पास लीगल अथॉरिटी है कि वह उस केस को क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन दे सकते हैं। ओरिजिनल गया, अपीलिएट गया। अब नेक्स्ट क्या है, एडवाइजरी और सुपरवाइजरी। एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बहुत आसान है भाई साहब, इसको यहीं से समझ लेते हैं। एडवाइजरी क्या है भाई साहब, एडवाइजरी जुडिक्शन है कि आपके पास लीगल अथॉरिटी है, आपके पास सिर्फ लीगल अथॉरिटी है कि उस केस के ऊपर एडवाइस देने का। आपके पास ये देखिए यहाँ पर एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर है कि आपके पास लीगल अथॉरिटी है उस केस के ऊपर सिर्फ एडवाइस देने का, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप वहाँ पर जजमेंट दे सकते हो, आप जजमेंट नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को यार लिख भी लेते हैं, यहाँ पर मज़ा आ जाएगा, नहीं तो आपको नीचे लिखते हैं कि यार अपीलिएट एडवाइजरी क्या है भाई साहब, यहाँ एडवाइजरी तीसरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन गाइस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जुरिडिक्शन तो है, मतलब आपके पास लीगल अथॉरिटी तो है भाई साहब, आपके पास क्या है, लीगल अथॉरिटी तो है, बट किसका है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर आपके पास लीगल अथॉरिटी तो है उस केस का, बट यहाँ पर किस चीज़ का लीगल अथॉरिटी, यहाँ पर सिर्फ आपके पास लीगल अथॉरिटी है, या फिर जो ऑथोरिटेरियन जो अथॉरिटी पावर है जिसको आपको एक्सरसाइज करने को दिया गया है वो किसका है भाई साहब, किसका है बताओ, किसका है, सिर्फ एडवाइस देने का है, सिर्फ एडवाइस देना का है, सिर्फ आपको एडवाइस देने का यहाँ पर क्या है, ऑथोरिटेरियन पावर है या फिर लीगल अथॉरिटी है, जजमेंट देने का नहीं है, जजमेंट या फिर डिसीजन देने का नहीं है। यही आपका क्या है, ये आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर क्या है कि आपके पास लीगल अथॉरिटी है उस केस से रिलेटेड क्या देने का, सिर्फ एडवाइस देने का, आप यहाँ पर जजमेंट नहीं दे सकते हो। एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर सिर्फ आपके पास लीगल अथॉरिटी है एडवाइस देने का, केस के सॉल्व करने की पावर नहीं है आपके पास, जजमेंट देने की पावर नहीं है आपके पास, डिसीजन देने की पावर नहीं है आपके पास, सिर्फ एडवाइस देने की, सिर्फ एडवाइस देने की पावर है, बाकी किस चीज़ की आपके पास पावर नहीं है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और है भाई साहब, 4 यहाँ देख लेते हैं, क्या सुपरवाइजरी, क्या भाई साहब, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जैसे कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन के ऊपर आपके पास जो लीगल अथॉरिटी था सिर्फ एडवाइस देने का था, जजमेंट देने का नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सुपरवाइज जुरिडिक्शन के अंदर आपके पास जो लीगल अथॉरिटी है, जो लीगल अथॉरिटी है वो सिर्फ किसका है, वो सिर्फ सुपरवाइज करने का है, आप उस केस को सिर्फ सुपरवाइज कर सकते हो, जजमेंट देने के आपके पास अथॉरिटी पावर नहीं है, एक्सरसाइज करने का पावर नहीं है। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़ आपको, ये चीज़ क्लियर है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर आपके पास लीगल अथॉरिटी है सिर्फ एडवाइस देने का, उस केस के ऊपर एडवाइस देने का पावर है, ना कि जजमेंट देने का। और सिमिलर सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन के ऊपर, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन के ऊपर आपके पास सिर्फ लीगल अथॉरिटी सुपरवाइज करने का है, ना कि जजमेंट देने का। एडवाइजरी में लीगल अथॉरिटी है एडवाइस देने का, ना कि जजमेंट देने का। सुपरवाइजरी के अंदर लीगल अथॉरिटी है या फिर जो पावर एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास सिर्फ सुपरवाइज करने का है, जजमेंट देने का नहीं है। सुपरवाइजरी में आप सिर्फ सुपरवाइज कर सकते हो उस केस को, एडवाइजरी में आप सिर्फ एडवाइस दे सकते हो उस केस के ऊपर। ये चीज़ें थी गाइस, ये चीज़ें थी आपकी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी के अंदर सिर्फ एडवाइस दे सकते हो, ठीक है, सुपरवाइजरी के अंदर सिर्फ सुपरवाइज कर सकते हो। वर्किंग ऑफ द लोअर कोर्ट्स, आपके नीचे जो कोर्ट्स हैं वो क्या
कैसे उस केस को सॉल्व कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ सुपरवाइज कर सकते हो, अपने जजमेंट यहाँ पर नहीं दे सकते, अपने जजमेंट आप नहीं दे सकते, सिर्फ सुपरविजन कर सकते हो उस केस के जो कि आपके लोअर कोर्ट्स के अंदर है। जैसे कि एक हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक लोअर कोर्ट के केस के ऊपर सुपरवाइज कर सकता है क्योंकि उसके पास सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, भारत का अपेक्स कोर्ट, वो क्या कर सकता है, जो लोअर कोर्ट से उनके ऊपर सुपरवाइज कर सकता है, उनके ऊपर सुपरवाइज कर सकता है। अभी पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा जुरिडिक्शन है कि नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे अभी कि सुप्रीम कोर्ट के पास किस किस केस के ऊपर कैसा जुरिडिक्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो एडवाइजरी में क्या है, सिर्फ एडवाइस दे सकते हो आप, जजमेंट नहीं दे सकते हो। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर आप सिर्फ सुपरवाइजेस कर सकते हो अपने लोअर कोर्ट्स के वर्किंग को, वो कैसे उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पर जजमेंट देने का पावर नहीं है, हकदार नहीं है गाइस। क्लियर है आपको इतनी चीजें गाइस? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भैया बताओ, क्लियर है? तो ये तो हमने देख लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि यार स्ट्रक्चर कैसा होता है जुडिशरी का, एक पिरामिड की तरह होता है। कैसा होता है भाई? एक पिरामिड की तरह। ये हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल से। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना जाके भाई साहब। ये देखो एक फिगर यहाँ पर है कि पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। सबसे नीचे कौन सा कोर्ट्स है भाई? लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट सबसे नीचे, सबसे नीचे लेवल के अंदर हमारे लोअर कोर्ट्स या वो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं। फिर वहाँ से ऊपर कौन है? हाई कोर्ट्स है। फिर सबसे ऊपर जो अपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है भाई साहब। कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट। और देखिए यहाँ से केस ऊपर कैसे जाता है? अपील के थ्रू। फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट केस कैसे आता है? अपील के थ्रू। ये अपील लिखा गया है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो? पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। नीचे क्या है? नीचे आपकी लोअर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स, यहाँ पर आपके हाई कोर्ट है, फिर सबसे ऊपर आपका अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में केस कैसे आता है? अपील के थ्रू आता है। और हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे आता है? अपील के थ्रू ही जाता है। ये आपका क्या है गाइस? एक पिरामिड स्ट्रक्चर है किसका? इंडियन जुडिशरी का। ठीक, ये अपेक्स में है, उसके नीचे ये रहे, उसके नीचे ये रहे। क्लियर है आपकी इतनी चीजें? क्लियर है गाइस? ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं गाइस। क्या डिस्कस करेंगे अभी? तो हमने पढ़ लिया था कि एक केस दूसरे केस में कैसे आता है? अपील के थ्रू आता है। तो अभी हम यार स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या डिस्कस करेंगे अभी? हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। कैसा कोर्ट है भाई साहब? सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश का, हमारे देश भारत का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। क्या है? हाईएस्ट कोर्ट है। और ये हमारे देश का टॉप कोर्ट है भाई साहब, टॉप, सबसे ऊपर। और ये एपेक्स कोर्ट भी है, मतलब ये सबसे ऊपर है, इसलिए हम इसको एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। हाईएस्ट कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडियन जुडिशरी का, देश का सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट को लीड कौन करते हैं, हेड कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हेडेड बाय, इज लीडेड बाय हु? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन शॉर्ट हम कहेंगे CJI। जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं, हेड करते हैं। ठीक है, और सिर्फ अकेले नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ अकेले CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिर्फ अकेले नहीं लीड नहीं करते हैं, उनके साथ अदर 30 जजेस भी होते हैं जो उनके साथ मिलकर क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हेड करते हैं या फिर लीड करते हैं। आप लीड भी यहां पर लिख सकते हो, लीड क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर? लीड भी लिख सकते हो, LEAD, लीड। ठीक, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है हमारे देश का। और इसको हेडेड बाय कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ अदर 30 जजेस भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं। और ये जो नंबर 30 है, इस 30 नंबर को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये 30 नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41 ऐसा भी हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। पार्लियामेंट चाहे तो ये जो नंबर है 30 जजेस का CJI के साथ, तो उसको बढ़ा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को लीड कौन करता है? CJI के साथ
अदर 30 जज, और जो 30 वाला नंबर है इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो, अगर पार्लियामेंट चाहे तो। ठीक, अब यार बात करते हैं किसके बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस के बारे में। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी नियुक्ति, उनकी जो उनको अपॉइंट कौन करे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, उनकी जो नियुक्ति होती है उनको नियुक्त किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। ठीक, और जो अदर जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, अदर जजेस को भी, अदर जजेस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। बट यहाँ पर उन अदर जजेस को वो सिलेक्ट करते समय वो चीफ जस्टिस से कंसल्टिंग कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं कि आपके साथ साथ जो अदर 30 जजेस हैं वो कौन हो सकते हैं, आप कुछ सजेस्ट करिए, आप कुछ कंसल्ट करिए मुझे, प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी, क्या थी, इतनी चीज़ें थी, क्या थी कि यार जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है देश का, और उसको लीड करते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके साथ 30 अदर जजेस है, और इस 30 वाले नंबर को बढ़ाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस इंडिया से वो कंसल्टिंग कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, और सजेशन लेने के बाद, कंसल्टिंग करने के बाद ही वो बाकी के अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे, फिर वो जो बाकी के अदर 30 जजेस को अपॉइंट करने से पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टिंग करेंगे, पहले कंसल्टिंग करेंगे, फिर कंसल्टिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, पहले लिया जाएगा कंसल्टिंग, फिर बोला ये सही है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे प्रकार से कंसल्टिंग किया जाएगा, सेशन लिया जाएगा, और उन सभी के बाद फिर से अपॉइंट किया जाएगा बाकी के जो 30 जजेस हैं, जो कि सीजेआई के साथ मिलकर क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को लीड करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट को लीड करेंगे। क्लियर है आपको, क्लियर है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जजेस होते हैं वो रिटायर करते हैं एट द एज ऑफ 65। ठीक, आपने रिसेंटली देखा होगा गाइस, क्या देखा होगा, रिसेंटली आपने देखा होगा जो सीजेआई है इंडिया के, जो प्रीवियस सीजेआई थे इंडिया के, कौन बताएगा ज़रा, जो प्रीवियस सीजेआई थे इंडिया के वो रिसेंटली रिटायर किए हैं, रिसेंटली, रिसेंटली गाइस, जो प्रीवियस थे, अभी तो रिसेंटली कौन है, अभी रिसेंट, जो रिसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भाई, संजीव खन्ना। ठीक है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अभी कौन है, अभी हमारे देश के सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उनके प्रीवियस कौन थे, उनके प्रीवियस कौन थे बताएगा, उनके जो प्रीवियस थे वो रिसेंटली रिटायर किए हैं। उनके प्रीवियस जो भी थे वो DY चंद्रचूड़, वो रिसेंटली ही रिटायर किए हैं गाइस, वो रिसेंटली ही रिटायर किए हैं। ठीक है, अभी वो रिसेंटली ही उन्होंने रिटायर किया है और नए बैठे हैं रिसेंटली। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो जो संजीव खन्ना है वो अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और उन्होंने कब शपथ ली थी, उन्होंने शपथ ली थी 11 नवंबर 2024 को ली थी। तो यार इसका मतलब उससे पहले ही जो प्रीवियस जो DY चंद्रचूड़ थे, जो चीफ जस्टिस थे, वो रिटायर किए थे। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट होती है 65 के एज के अंदर। कहाँ होती है, कब होती है, 65 एज के अंदर होती है 65। याद रखिएगा, MCQ आ सकता है यहाँ से, MCQ क्या आ सकता है, MCQ आ सकता है कि वो बोल देगा कि भाई बताओ कि जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट कब होती है, 60 में होती है, 60 होती है, या 62 में होती है, या फिर 65 में होती है, या फिर 70 में होती है। आपको बताना है कि 65 में होती है, एंड 65 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही बोले तो जो जज है, कैन ऑल्सो बी इम्प्रीज्ड, इम्प्रीज्ड भाई साहब, इम्प्रीज्ड
by an order of president if parliament finds him guilty of misuse of authority or proven misconduct। देखिए यहाँ पर जो जज हैं चूंकि 65 एज में रिटायर करने वाले थे, अगर उन्होंने अपने टर्म के अंदर अपने ऑथोरिटी का, अपने पावर का मिसयूज किया, किसी चीज़ का जजमेंट मिसकंडक्ट करा, और इस चीज़ को पार्लियामेंट ने पकड़ लिया और आप उस जज को अपराध घोषित कर दिया, फिर क्या होगा? फिर उसी समय जो प्रेसिडेंट है वो तुरंत क्या करेंगे? एक ऑर्डर पास कर देंगे जिसमें वो जो जज होंगे वो इम्प्रीज्ड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? इम्प्रीज्ड हो जाएंगे, मतलब उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। बेसिकली उनके ऊपर ये लग जाएगा, ये अपराध लग जाएगा, उनके कैरेक्टर में लग जाएगी, और फिर उनको उनके पोजीशन से निकाल भी दिया जा सकता है। ठीक, तो ये जो बोलने का तात्पर्य यह है कि एक जो जज है वो रिटायर तो होते हैं भाई साहब, रिटायर तो होते हैं 65 की एज में, बट उनके ऊपर ये अभियोग लगाया जा सकता है कि उनको इम्प्रिज्ड किया जा सकता है। कैसे? अगर प्रेसिडेंट जो है भारत के, वो उनके ऊपर एक ऑर्डर पास कर दे। कब? ऑर्डर तभी पास हो सकता है जब जो पार्लियामेंट है उस पर्टिकुलर जज को गिल्टी फाइंड करे, उनको अपराधी घोषित कर दे। और अपराधी कैसे घोषित कर सकती है? अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऑथोरिटी को, अपने पावर को मिसयूज किया है या फिर प्रूवन मिसकंडक्ट किया है, तो ये अगर पार्लियामेंट आइडेंटिफाई कर देती है और उनको गिल्टी, उनको अपराधी ठहरा देती है, और फिर क्या होगा? तुरंत उसके बाद जो प्रेसिडेंट है क्या करेंगे? ऑर्डर पास कर देंगे, और इससे क्या होगा? वो जो जज है वो इम्प्रीज्ड हो जाएंगे, उनको ऊपर अभियोग लगाया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है उनको अपने टर्म से हाथ धोना पड़े, मतलब निकाल भी जा सकते हैं उनके टर्म से। तो यार इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा भाई साहब। मान लो उस जज ने क्या किया? उस जज ने अपने ऑथोरिटी का, अपने पावर का मान लो मिसयूज कर दिया, और किसी प्रूवन मिसकंडक्ट कर दिया, कहीं पर मिसकंडक्ट हो गया, कहीं पर कुछ बेकार डिसीजन ले लिया जो अनफेयर डिसीजन था, ऐसे कुछ अगर हो गया, तो ये अगर चीज़ को पार्लियामेंट आइडेंटिफाई करके, क्या करके भाई साहब? आइडेंटिफाई करके, अगर पार्लियामेंट इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उस जज को गिल्टी बना दे, गिल्टी फाइंड कर दे, कि बोल दे भाई साहब इसने गलती की है, ये अपराधी है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो एक ऑर्डर को पास कर देंगे। वो क्या करेंगे? ऑर्डर को पास कर देंगे, जिससे क्या होगा? इस जज को उसके टर्म से इम्प्रीज कर दिया जाएगा, इम्प्रीज्ड कर दिया जाएगा, मतलब टर्म से निकाल देगा, फिर उनके ऊपर अभियोग लग जाएगा कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की, कुछ ना कुछ गलती की है। उनकी इमेज खराब कर देंगे, बेसिकली इमेज खराब हो जाएगा, या फिर उनको टर्म से निकाल देंगे। इस प्रकार की कुछ चीज़ें होंगी। ठीक, इसी प्रकार की चीज़ें होंगी यार। ठीक है, मुझे स्पेसिफिक नहीं पता क्या होगा, बट इसी प्रकार के कुछ ना कुछ चीज़ें ऑकर करेगा इस। ठीक, अगर किसी जज ने ऑथोरिटी का मिसयूज़ किया, पावर का मिसयूज़ किया, या फिर कोई प्रूवन मिसकंडक्ट किया, तो पार्लियामेंट इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगी, उनको गिल्टी फाइंड करेगी कि इन्होंने अपराधी किया है या नहीं किया है। उसके बाद एविडेंस निकाला जाएगा, और अगर एविडेंस उनके खिलाफ आता है कि भाई साहब ये जो व्यक्ति है, जो जज है, कि क्या है, एक गिल्ट है, इन्होंने अपराधी किया है, अपराध है, ये एक अपराधी है, इन्होंने अपराध किया, ऑफेंस किया है, तब उसी समय जो प्रेसिडेंट होंगे वो एक ऑर्डर को पास कर देंगे, जिससे क्या होगा? जो जज है इनको इम्प्रीज्ड कर दिया जाएगा। इम्प्रीज्ड बोले तो अभियोग लगाना ही होता है, महाभियोग, अभियोग लगाना होता है बेसिकली। आपको बस संदेह करना, डाउट करना होता है, फिर उसके ऊपर आपको उसी के बेसिस पर क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। या तो टर्म से निकाल देंगे, या फिर आपको उस पोजीशन से निकाल देंगे। इस प्रकार कुछ आपको पनिशमेंट मिलेगी, किसको? जज को मिलेगी।
ठीक है, तो वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर है और फंक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। भाई साहब, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर केस उसी पर्टिकुलर कोर्ट में आएगा और उसी कोर्ट के पास उस केस से रिलेटेड क्या है, सॉल्व करने की लीगल अथॉरिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। तो किस किस केस के पास, किसे कैसे कौन से केस के पास सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, ओरिजिनल जुडिक्शन है। मतलब ये जो केसेस हैं, यहाँ पर जितने भी जो केस लिखे गए, इन केसेस का जो ओरिजिनल जुडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब जब भी इस प्रकार के सिचुएशन, इस प्रकार के केसेस ऑकर करेंगे तो ये जो केसेस हैं ये सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में आ जाएंगे। केस किसी बाकी के हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, ना ही किसी लोअर कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट्स इन केसेस को सॉल्व करने की जो लीगल अथॉरिटी वो हाई कोर्ट के पास नहीं है, ना ही लोअर कोर्ट के पास है। इनको सॉल्व करने की जो लीगल अथॉरिटी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस प्रकार के केस जब भी कहीं ऑकर होगी वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इन कोर्ट्स के रिलेटेड क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुडिशन ओवर द केसेस। कैसे कैसे केस के ऊपर उसके पास ओरिजिनल जुडिशन है। मतलब अगर ये जो केसेस है, ये केस अगर आए तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे, बाकी किसी कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है कि इनको वो सॉल्व कर सके। ये सिर्फ ये जो केसेस को सॉल्व करने की जो लीगल अथॉरिटी, अपने जजमेंट देने की जो ताकत है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है इन केसेस को सॉल्व करने का, डिसीजन देने का, वर्डिक्ट्स देने का और फैसला सुनाने का और जजमेंट पास करने का। दैट्स इट। तो क्या क्या केसेस है जिन केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। अगर कहीं डिस्प्यूट हो जाए दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, मान लो किसी भी दो स्टेट के बीच में या फिर दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट हो जाए, तो ये जो केस है कहाँ चलेगा, सीधा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास सॉल्व होने के लिए। ठीक है, अगर कहीं डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जो केंद्र सरकार है, जो सेंटर में जो सरकार बनी है, उस सरकार के साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट, एक या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, कुछ डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसे केसेस कहाँ सॉल्व होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक, ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट केस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्सेस दो या फिर तीन या फिर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो केसेस है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस टू और वन और मोर से स्टेट गवर्नमेंट। तो इस प्रकार के केसेस में अगर कोई डिस्प्यूट अनबन हो जाए तो ये कहाँ चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे मेरे यार। नेक्स्ट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए किसके बीच में, इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट अपोजेस वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, अगर डिस्प्यूट ऐसा हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा। देखिए, सेंटर जो केंद्र सरकार है तो एक ही सरकार है, केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंडिया में एक ही है, बट हर एक स्टेट में अलग अलग सरकार, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए बोला गया वन और मोर। अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी सेंट्रल गवर्नमेंट और दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलके किसी एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिस्प्यूट लगाए, अपोज करे उसकी बात को क्या करे, अपोज करे, तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सबसे पहले देखा था दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच अनबन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सेकंड हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे केसेस की अनबन हो गई, डिस्प्यूट हो गया, तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट थर्ड क्या हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट अपोज कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को। फिर से सुनिए, रिपीट कर रहा हूँ बातों को, मैं रिपीट ये कर रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर
एक साथ मिलकर, प्लस मतलब मिलकर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट दो, एक या एक से ज़्यादा, और उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उल्टा बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दो, एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलके अपोज कर रहे हैं एक स्टेट गवर्नमेंट को या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है, ये जो अनबन है, कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर कोई डिस्प्यूट आ जाए, सेंट्रल लॉज जितने भी हमारे हैं, केंद्र लॉज, केंद्र कानून, केंद्र रिलेटेड, सेंट्रल रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, उनके अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी की बात करें, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मेल खा रहे हैं या ना खा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में या फिर फॉर्म में है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ये सभी डिस्प्यूट्स कहाँ आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट, अपीलिएट जुरिडिक्शन, मतलब कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के पास थ्रू अपील आया है तो उस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट जुरिडिक्शन, क्योंकि वो जो केस है वो अपील होकर सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है कि पूरा अधिकार है कि वो उस केस के ऊपर क्या कर सकता है? अपने फैसला सुना सकता है। The Supreme Court exercise appellate jurisdiction over the cases brought in appeal against the decision of High Court। मान लो कोई केस हाई कोर्ट से, मान लो कोई केस जो है वो हाई कोर्ट से कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट के पास आया है थ्रू अपील। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उस व्यक्ति को पसंद आया तो उसने अपील कर दिया उस केस को सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो सुप्रीम हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर, खिलाफ जाकर वो क्या कर रहा है? वो अपने केस को ट्रांसफर कर रहा है हायर लेवल्स के अंदर, जो कि हायर लेवल कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कैसे ट्रांसफर कर सकता है? थ्रू अपील। तो यहाँ पर अब जो अपील हो गई, जो केस है, जो केस पहले, ये जो केस था पहले कहाँ था? यहाँ था हाई कोर्ट के पास, अब ये जो केस है कहाँ चला गया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। कैसे? अपील के थ्रू। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि वो इस केस के ऊपर अपना फैसला सुना सकता है। जितने भी जो केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट से अपील होकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जुरिडिक्शन कर सकता है। केस जुरिडिक्शन, अपीलिएट जुरिडिक्शन कर सकता है, क्योंकि वो केस उसके पास अपील होकर आया है। ठीक। अगर कोई केसेस हैं जहां पर इंटरप्रिटेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बदलावे की बात हुई है, कुछ इंटरप्रेट करने की बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो केसेस भी कहाँ आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास इस केसेस से रिलेटेड क्या है? अपीलिएट जुडिशन है, पूरा लीगल अथॉरिटी, क्योंकि केसेस अपील होके आते हैं मेरे यहाँ। क्लियर है? नेक्स्ट, यही अपीलिएट चल रहा है गाइस, अपीलिएट ही चल रहा है अभी। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स है ये भी अपीलिएट के ही हैं। केसेस दैट हाई कोर्ट सर्टिफाई शुड बी ट्राइड इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी केस को मान लो हाई कोर्ट ने कुछ सर्टिफाई दे दिया, कुछ डिसीजन दे दिया, तो उस चीज़ को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे? अपील के थ्रू। ठीक। केसेस इन विच ए हाई कोर्ट चेंजेस ए लोअर कोर्ट डिसीजन एंड गिवन सेंटेंस एंड गिव्स अ डेथ सेंटेंस। मान लो लोअर कोर्ट ने कुछ अपना डिसीजन दिया था एक केस के अंदर, बट वो केस ट्रांसफ़र होकर हाई कोर्ट के पास चला गया, और हाई कोर्ट ने जब उस केस को रिव्यू किया और उसमें उसने क्या फैसला दे दिया? डेथ सेंटेंस का फैसला दे दिया। तो ये जो डेथ सेंटेंस का केस होते हैं, तो ये केस बहुत ज़्यादा क्या होता है? सेंसिटिव होता है। तो इन केसेस को डायरेक्टली अपील कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट फिर से इस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। क्या हो सकता है यहाँ पर? अगर किसी केस के अंदर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज करके वहाँ पर जो फैसला डेथ सेंटेंस का दे दिया है, तो यहाँ पर जो केस है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसको फिर से अपील कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, केसेस दैट रिक्वायर द रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ओन जजमेंट। कई बार क्या होता है, कोई केस कोई भी कोर्ट देता है या फिर हाई कोर्ट देता है, फिर लोअर कोर्ट देता है, वो धीरे धीरे वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। कई बार हमें लगता है ना, हमें लगता है कि यार ये आप जो केस का उत्तर दे रहे हो, जो फैसले सुने, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि यार हमें जानना है यार सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो इसलिए कई बार लोग अपील कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में उनका फैसला सिर्फ जानने के लिए, वो क्या कहना चाहती थी, क्या वहां पर सॉल्व करने के लिए नहीं, वो क्या कहते हैं इस केस के ऊपर। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होता तो वो क्या कहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया। कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोग जानना चाहते हैं, उनका रिव्यू क्या था उस केस को, वो जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो अपील कर देते हैं उस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास। तो हमने ओरिजिनल देख लिया, अपीलिएट देख लिया, अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे एडवाइजरी।
एडवाइस देने की आपके पास ताकत है, जजमेंट देने की नहीं। सुपरवाइजरी, आपके पास सुपरवाइज करने की ताकत है, जजमेंट देने की नहीं। आओ, एडवाइजरी, द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर द प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट किसी चीज पर अपना फैसला सुनाने वाले हैं, तो वो सुनाने से पहले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है। वो प्रेसिडेंट को जबरदस्ती नहीं कह सकती कि आपको यही मेरा जो फैसला इसी को सुना पड़ना, नहीं। वो सिर्फ प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, जजमेंट नहीं। मान लो कोई केस हुआ है, किसी केस पर प्रेसिडेंट अपने बयां कुछ देने वाले हैं, कुछ बात रखने वाले हैं, ठीक। बट वो जो बात रखने वाले उससे पहले थोड़ा सा वो वहां पर उस प्रकार के सिचुएशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है कि आपको ये नहीं, ये बोलना चाहिए। बट वो कंपलसरी नहीं है कि, नेसेसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को आज फाइनल फैसला बोल दे, अपने फाइनल डिसीजन बोल दे और फाइनल जजमेंट पास कर दे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर, क्या मैंने बोला, प्रेसिडेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एडवाइस देने की पावर है। क्या एडवाइस देने की पावर है, जजमेंट देने के नहीं। कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की बात मान ले, नहीं। प्रेसिडेंट हु कैन सीक्स इट्स एडवाइस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, दिस एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। कई बार क्या होता है, प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस देना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के ऊपर, संवैधानिक इशू, संवैधानिक मुद्दे के ऊपर कई बार राष्ट्रपति को कुछ चीज़ें, कुछ एडवाइस देनी पड़ती है। तो वो एडवाइस देने से पहले, तो इस सिचुएशन के अंदर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन इशू को प्रेसिडेंट कुछ बोलने जा रहे थे, तो उस समय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है कि वो प्रेसिडेंट को अपना एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये बोल सकते हो, आपके पास अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आया है। बट यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है, ये जो एडवाइस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के ऊपर, तो वो बाइंडिंग नहीं, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर कंपल्सरी नहीं कि वो उसी एडवाइस को बोले हो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के ऊपर, संवैधानिक मुद्दे के ऊपर वो कंपल्सरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट उसी चीज़ को ही बोले जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। वो अपने आप से बोल सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर जो कि कभी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के ऊपर कुछ अपना फैसला सुनाने वाले हैं, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को क्या है, एडवाइजरी जुडिक्शन है कि वो सुप्रीम प्रेसिडेंट को जाके बोल सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि ये हो सकता है, आप ये कह सकते हो। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसी चीज़ को ही माने, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी किसको देने की, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस सिर्फ दे सकती है किसको, प्रेसिडेंट को, जब भी प्रेसिडेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के ऊपर अपने बात रखने वाले हैं, एडवाइस देने वाले हैं। नेक्स्ट, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है ऑल कोर्ट्स बिलो है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी कोर्ट्स को सुपरवाइज करने की जो ताकत है, लीगल अथॉरिटी किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इन सभी कोर्ट्स को सुपरवाइज करने की, उनके काम को देखने की, सुपरवाइज करने की क्या है, जुरिडिक्शन है, मतलब लीगल अथॉरिटी है। वो उनको जजमेंट नहीं दे सकती है, सिर्फ सुपरवाइज कर सकती है उनके केस के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है मेरे यार, द सुप्रीम कोर्ट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स डिसीजन सो दैट द लोअर कोर्ट्स कैन कंसल्ट these in similar cases. A court that keeps such record is a record court of record। क्या बोला है भाई साहब, मान लो कोई केस है, क्या मान लो कोई केस है, वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग हो गया है, ठीक है। कोई केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने उसका कुछ जजमेंट पास कर दिया है। मान लो कोई केस था ए वर्सेस बी, ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का क्या कर दिया है, मान लो मैं आपको बताता हूँ, पूरा एग्जांपल देके बताता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ए और बी, ये कंपनी ए कंपनी का मालिक है, जो ए है वो ए कंपनी का मालिक है, जो बी है वो बी कंपनी का मालिक है।
ए ने क्या किया है, बी कंपनी से चोरी छुपे उनके स्टॉक्स खरीदे हैं, उनके कंपनी के कुछ चीज़ों को, शेयर्स को मैनिपुलेट किए हैं और बी कंपनी से 1,000 करोड़ की कुछ हेरा फेरी कर दी है मेरे यार, ए कंपनी वालों ने बी कंपनी के साथ। तो बी को जब ऐसा पता चला कि भाई ये इसने ऐसा कुछ किया, तो वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर देंगे जहाँ पर ए वर्सेस बी का केस चला, और यहाँ पर जजमेंट ये आ गया कि बी को सॉरी ए को बी को 1,000 करोड़ तो लौटाने ही लौटाने हैं, बट उसके साथ 1 करोड़ की फाइन भी देनी है। ये जजमेंट आ गया, ठीक। तो ये जो पूरा का पूरा जो केस हुआ है, इस केस को सुप्रीम कोर्ट अपने रिकॉर्ड के अंदर अपने पास बहुत अच्छे से सेव करके रखेगी, इसको वो कीप करके रखेगी, मतलब उनको रखेगी इनको। ये जो पूरा का पूरा केस हुआ है, इस पूरे केस में क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, पूरे के पूरे चीज़ को, और क्या जजमेंट आया था, क्या डिसीजन आया था, इस पूरे के पूरे चीज़ को बढ़िया से संभाल के कौन रखेगी, सुप्रीम कोर्ट रखेगी। क्यों रखेगी, मान लो इसी प्रकार का कोई केस है, लोअर कोर्ट्स के अंदर आया, लोअर कोर्ट के अंदर मान लो एक केस आया है बहुत समय के बाद, जी वर्सेस एच का। जी भी एक कंपनी का मालिक है, एच भी एक कंपनी का मालिक है। एच ने क्या किया है, जी के कंपनी से हेराफेरी करके 1 करोड़ की क्या कर दी, 1 करोड़ की हेराफेरी कर दी, चोरी कर ली, किस प्रकार से मैनिपुलेट करके। तो लोअर कोर्ट देखेगा कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सिमिलर सा केस आया था ए वर्सेस बी का, ए वर्सेस बी का। तो लोअर कोर्ट क्या कर सकती है, इस केस को आज रेफरेंस ले सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा केस आया था, उसमें ये जजमेंट आया था, तो वो चाहे तो सिमिलर सी चीज़ें यहाँ पर लागू कर सकती है, फिर थोड़ा सा चेंज कर सकती है। तो लोअर कोर्ट देखेगी, इसको आज रेफरेंस लेगी और इसको आज रेफरेंस देके यहाँ पर अपना जजमेंट सुनाएगी कि भाई साहब कि एच को जी को 1 करोड़ तो लौटाने हैं, उसके साथ 50 लाख रुपए की फाइन देनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उन केसेस को बहुत प्यार से संभाल के रखती है, जिससे क्या होगा, उसके बिलो, सुप्रीम कोर्ट के बिलो जितने भी सारे कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट से खास करके, वो उन डिसीजन को, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उस केस से रिलेटेड, उन्हीं प्रकार सिमिलर केसेस को आज रेफरेंस ले सकती है जितने भी लोअर कोर्ट से, और उसी कोर्ट को जहाँ पर ये ऐसे केसेस को रखा जाता है, बेसिकली वो जो प्लेस है जहाँ पर इसी प्रकार के केसेस को रखा जाता है, उसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है मेरे यार, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने सभी डिसीजंस के रिकॉर्ड्स को प्यार से संभाल के रखता है। इससे क्या होगा, जो लोअर कोर्ट्स होंगे वो कंसल्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था इसी सिमिलर टाइप ऑफ केस के अंदर, क्योंकि कई बार सिमिलर केसेस भी आते हैं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ये केस हो गया, वही केस लोअर कोर्ट में आ गया है। भाई मेरे घर से किसी ने आज चोरी करी, क्या 2 महीने के बाद किसी और के घर से चोरी नहीं हो सकती है? तो मेरे घर से जिसने चोरी करी थी उसके ऊपर जो सज़ा मिली, तो किसी और के घर से जिसने चोरी करी उसको भी तो वही पर्टिकुलर सज़ा मिलेगी नहीं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने हर एक केस को बहुत प्यार संभाल के रखता है, जिससे क्या होगा, लोअर कोर्ट्स उसके डिसीजन से सिमिलर केस के अंदर कंसल्ट कर सके, फैसला देख सके, रेफरेंस आज ले सके, और उसी प्लेस को, उसी कोर्ट को जहाँ पर ये सभी के सभी जो केस के रिकॉर्ड्स को बहुत प्यार से संभाल के रखा गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसी प्लेस को, उसी रूम को, उसी कोर्ट को हम क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो कि कहाँ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, ये था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है मेरे यार आपको? ठीक है, आइए अब हम क्या डिस्कस करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट को बढ़िया से देख लिया, अब हम देखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है? देखिए, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे के पूरे देश का एपेक्स कोर्ट है, पूरे के पूरे एक देश का, पूरे के पूरे भारत का, पूरे के पूरे इंडिया का वो एपेक्स कोर्ट है। एंड सिमिलर जो हाई कोर्ट है वो एक स्टेट के एपेक्स कोर्ट है। पूरे इंडिया के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसी प्रकार से हाई कोर्ट
पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पूरे देश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है कि नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। उसी प्रकार से उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट उस स्टेट का एपेक्स कोर्ट माना जा सकता है। एंड सिमिलर सिचुएशन ऑकर हो सकता है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का, है कि नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट का वो क्या है, एपेक्स कोर्ट है। क्लियर आपको? तो यहां पर वही हाई कोर्ट जो है ये एक हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट के अंदर, हाई कोर्ट। जैसे कि हाईएस्ट कोर्ट पूरे कंट्री के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स को मैं आपको दिखा रहा हूं भाई। सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट इन कंट्री। पूरे देश का जो एपेक्स कोर्ट है, जो टॉप कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बट वहीं पर गाइस जो हाई कोर्ट है वो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट इज द हाई कोर्ट। हर एक स्टेट का जो अपेक्स कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है मेरे यार। समटाइम्स 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। कई बार ऐसे होता है, मैंने जैसे कहा कि एक प्रॉपर स्टेट का अपना खुद का एक हाई कोर्ट होता है, बट कई बार ऐसे होता है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स का मिलकर एक कॉमन हाई कोर्ट है, या फिर कई बार कुछ यूनियन टेरिटोरीज बहुत सारे मिलके उनके कॉमन हाई कोर्ट होते हैं। मैंने कहा कि यार एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सबसे अपेक्स कोर्ट जो होता है, जो टॉप कोर्ट होता है, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, वो कौन है? वो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट है। बट कई बार समटाइम्स ऐसा हमको देखने को मिला है कि 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा हाई स्टेट्स जो है हमारे देश के अंदर, जो कई बार 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट्स है उनके कॉमन हाई कोर्ट है, उनका एक ही हाई कोर्ट है। मतलब हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट मोस्टली टाइम तो होता है, मतलब मोस्टली हम देखा गया कि हर एक स्टेट का अपना खुद का एक हाई कोर्ट होता है। बट कई बार समटाइम्स कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के क्या है, एक सिंगल कॉमन हाई कोर्ट है, या फिर एक बहुत सारे यूनियन टेरिटोरीज का मिलकर एक सिंगल हाई कोर्ट है। बट मोस्टली टाइम ऐसा है कि हर एक स्टेट का क्या है, हर एक स्टेट का अपना खुद का एक हाई कोर्ट है। पूरे देश के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर भी चीफ जस्टिस है और जजेस है, ठीक नहीं? यहाँ पर भी चीफ जस्टिस है एंड जजेस हैं, ठीक। अ हाई कोर्ट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस। एक हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस कौन, जैसे कि वहाँ पर उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप यहाँ पर कैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट को लीड कर रहे थे या फिर हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से हाई कोर्ट को लीड कर रहे हैं कौन भाई, कौन लीड कर रहे हैं? चीफ जस्टिस, या फिर हमको बोल सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन था बोल सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक। उस हाई कोर्ट के ये कौन है? चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट के हेड कौन है? चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक। क्लियर है? तो हाई कोर्ट को हेड करते हैं कौन? चीफ जस्टिस। और इनको नियुक्त कौन करता है और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको अपॉइंटेड बाय कौन करते हैं वैसा? इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को। किसके? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ठीक। एंड द गवर्नर कंसर्न्ड ऑफ द स्टेट। क्या मैंने कहा गाइस? मैंने कहा कि जो ये जो चीफ जस्टिस है हमारे हाई कोर्ट के,
का अपॉइंटमेंट, इनको अपॉइंट करते हैं कौन? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले क्या करते हैं? कंसल्टेशन करते हैं किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और जो गवर्नर होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के, जो उस पर्टिकुलर स्टेट के उस कंसर्न्ड स्टेट के जो गवर्नर है उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस है। इन चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। बट पहले वो क्या करते हैं? पहले वो कंसल्टेशन करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और गवर्नर जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के, उस कंसर्न्ड स्टेट के जो गवर्नर उनके साथ पहले कंसल्टेशन करते हैं इन दोनों के साथ। फिर जाके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है क्या नियुक्त करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। जैसे कि यार यूपी स्टेट के जो यूपी स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको किस प्रकार से नियुक्त किया गया होगा बताइए? तो सबसे पहले तो इनको नियुक्त करेंगे कौन? प्रेसिडेंट करेंगे। बट उससे पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे? जो यूपी स्टेट के जो गवर्नर है, नहीं, जो यूपी स्टेट के जो गवर्नर है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके साथ पहले गवर्नर ऑफ यूपी, जो यूपी के जो गवर्नर है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके साथ पहले तो कंसल्टेशन होगी, फिर जाके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे यूपी स्टेट के चीफ जस्टिस को, उनके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फिर जाके अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जैसे कि वहाँ पर भी जो अदर 30 जजेस थे उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर रहे, तो यहाँ पर भी जो अदर जजेस होंगे हाई कोर्ट के, इनको भी अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। फॉर दिस ही कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट कोई नहीं यार, ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी ना? लग रही है क्या? लग रही है तो यार इसको एक बढ़िया से आपको बताते हैं। थोड़ी सी अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो कन्फ्यूज़न को दूर करो पहले यार कन्फ्यूज़न को दूर करिए भाई साहब। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई है, ठीक? सीजेआई को अपॉइंट किया आता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, और सीजेआई के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो अदर 30 जजेस थे उनको भी अपॉइंट किया आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजेआई से कंसल्टेशन ले सकते हैं कि किसको, आपके साथ जो अदर 30 जज हम किसको ले सकते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन ले सकते हैं सीजेआई से। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में गाइस। ये किसके बारे में थी गाइस? ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में था। अब सिमिलर हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट में कौन होता है? चीफ जस्टिस। कौन होते हैं? चीफ जस्टिस। ठीक, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वो सीजेआई को कौन अपॉइंट कर रहे थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो सीजे हैं
जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन लेते हैं सबसे पहले। किससे लेंगे? कंसल्टेशन लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर से। जिस भी स्टेट के चीफ जस्टिस को चुना जा रहा होगा, उस कंसर्न्ड स्टेट के जो गवर्नर होंगे उनसे और जो सीजीआई है उनसे सेशन लिया जाएगा। फिर जाके उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। और यहाँ पर भी जैसे कि वहाँ पर 30 अदर जजेस थे, यहाँ पर भी अदर जजेस हैं। इन अदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है? यार इनको भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट उससे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कंसल्टेशन लेते हैं। कंसल्ट करते किससे? 3 लोगों से, सीजीआई से, गवर्नर से, उस कंसर्न्ड स्टेट के जो गवर्नर उनसे, और जो सीजे हैं उस हाई कोर्ट से। इन तीनों लोगों से कंसल्टेशन लिया आता है। फिर जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं उन बाकी के जजेस को हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा। और ये हाईएस्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कहाँ है? ये हाईएस्ट कहाँ है? कंट्री के अंदर, देश के अंदर। ये कहाँ है? हाईएस्ट स्टेट के अंदर। ठीक, तो क्या है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लीड करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है देश के अंदर, हाई कोर्ट हाईएस्ट है स्टेट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस। सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन लेते हैं सीजीआई से, और जो गवर्नर है उस कंसर्न स्टेट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के। जो बाकी के अदर 30 जजेस होते हैं सीजीआई के साथ मिलके लीड करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर सबसे पहले कंसल्टेशन लेते हैं सीजीआई से। बट वहीं पर यहाँ पर जो अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के अंदर, उनकी भी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले कंसल्टेशन लें किससे? सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट के, और जो चीफ जस्टिस बने हैं इस हाई कोर्ट के। ठीक, ये आपको क्लियर है गाइस? ये आपको क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी रिटायरमेंट एज जैसे 65 थी, उसी प्रकार से जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज है 62 वाइस। क्या है भाई? 62। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्प्रीज किया गया, अभियोग लगाया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया उनके टर्म से, तो उसी सेम वे से हाई कोर्ट के जज को भी किया जा सकता है। क्या था भाई साहब? क्या था? क्या था? ये था। यहां पर अगर हाई कोर्ट के किसी जज ने अपने ऑथोरिटी के पावर को मिसयूज किया, प्रूवन मिसकंडक्ट किया, और पार्लियामेंट ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको गिल्टी बता दिया, और तब जाके तुरंत क्या होगा? जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो एक ऑर्डर पास कर देंगे और हाई कोर्ट के उस जज को इम्प्रीज्ड कर दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो मेथड है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी लागू है और हाई कोर्ट के जज के लिए भी ये लागू है। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके साथ लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो एज है रिटायरमेंट की, यहाँ पर जो एज है रिटायरमेंट की वो 65 है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर कितनी है? 62। लेट मी चेक।
62, 65। जो इम्प्रीज का मेथड है मैं वहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ, कॉपी। देखिए जो इम्प्रीज करने का जो मेथड है, जो इम्प्रीज करने का मेथड है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, हाई कोर्ट के अंदर भी सेम है। तो इसलिए दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर ये हाई कोर्ट के जज को, ये हाई कोर्ट की जज है, इनको इम्प्रीज किया जाएगा ऐसे, इस मेथड से। और ये भाई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक, मेथड पूरा सेम है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जज को इम्प्रीज किया जाएगा उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्प्रीज किया जाएगा। अगर उन्होंने अथॉरिटी का मिसयूज़ किया, मिसकंडक्ट किया, पार्लियामेंट ने इसको पकड़ लिया, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास करे, तो दोनों इम्प्रीज हो गए। सेम मेथड गाइस, सेम मेथड, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है, सेम मेथड है गाइस। ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है हाई कोर्ट्स के। हाई कोर्ट के किस केस के ऊपर ओरिजिनल जुडिशियल, मतलब ये केस आएगा तो सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर ही प्रस्तुत किया जाएगा, बाकी किसी कोर्ट के अंदर इसको प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट के पास उस केस को सॉल्व करने का लीगल ऑथोरिटी है। ये केस बाकी किसी केस के पास कोर्ट के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो केस है सिर्फ हाई कोर्ट के लिए बना है। हाई कोर्ट इसको रिजॉल्व करेगा और जजमेंट पास करेगा। तो हाई कोर्ट के पास कहाँ कहाँ ओरिजिनल जुडिशन है। अगर किसी केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें आ गई, फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो गए, फिर फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो भी केस है, जिन केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व है, जिस भी केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व होगा, वो केस का जो जुरिडिक्शन है वो सिर्फ कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस केस को सॉल्व कर सके। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जहाँ जहाँ चीज़ें आएगी वहाँ पर जैसे ही फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर कुछ भी चीज़ें हो गई, किसी भी केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हो गया, तो विदाउट कहाँ जाएगा ये, विदाउट किसी के तुरंत कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट के पास चला जाएगा। मतलब जब भी किसी केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व होगा तो किसी डाउट के बिना ये जो केस है सीधा हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इस केस से रिलेटेड क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। अगर किसी केस के अंदर स्टेट के अंदर जो भी इलेक्शंस होते हैं, जो भी इलेक्शन होते हैं किसी स्टेट्स के अंदर, वहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये केसेस भी कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट के पास इन केस को सॉल्व करने का ओरिजिनल जुडिक्शन है। मतलब ये जो केसेस हैं ये सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर ही सॉल्व हो सकते हैं, कहीं और कोर्ट के अंदर ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं। अपीलिएट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट के पास अपीलिएट जुरिडिक्शन है, मतलब अपील के थ्रू अगर कोई केस आया है हाई कोर्ट के पास, वो सिविल केस भी हो सकता है या क्रिमिनल केस, कोई भी केस, कोई भी सिविल केस और कोई भी क्रिमिनल केस जो कि लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया था, बट वो जिस व्यक्ति ने केस किया था वो संतुष्ट नहीं हुआ, उसने क्या किया, लोअर कोर्ट के डिसीजन को उसके अगेंस्ट जाकर अपील कर दिया उस केस को हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट उस केस को अब एज अपीलिएट जुडिक्शन के अंदर अपना जजमेंट पास करेगा, अपना डिसीजन देगा, पैसा क्या देगा, अपना डिसीजन देगा और जजमेंट पास करेगा। ठीक है। वो कोई भी केस होता है, वो सिविल केस भी हो सकता है, वो क्रिमिनल केस भी हो सकता है, जो कि लोअर कोर्ट के अंदर कोई क्रिमिनल केस था, कोई सिविल केस था, जिस व्यक्ति ने केस किया था वो संतुष्ट नहीं हुआ, उसको कुछ डाउट लगा, उसने क्या किया, इस केस को लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर हाई कोर्ट में अपील कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और अब ये जो केस आ गया लोअर कोर्ट से किसके पास चला गया, हाई कोर्ट के पास चला गया, और हाई कोर्ट अपीलिएट जुडिशन के थ्रू क्या कर सकता है, वहाँ पर अपना लीगल अथॉरिटी दे सकता है, मतलब अपने जजमेंट दे सकता है उस केस के अंदर, और वर्डिक्स भी दे सकता है। सुपरवाइजरी जुडिक्शन, जो हाई कोर्ट है वो सुपरवाइज कर सकता है जितने भी कोर्ट्स उसके नीचे हैं, जितने भी कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के नीचे हैं वो उनके काम के ऊपर सुपरवाइज कर सकता है, कौन, हाई कोर्ट। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, तो उसी प्रकार से हाई कोर्ट के पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जहां पर उस अपने केसेस को संभाल के रखता है, जैसे कि कोई बाकी कोर्ट चाहे तो उसको यूज़ कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा था आपका हाई कोर्ट। ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा आपका था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जुरिडिक्शन। हमने बहुत डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्या डिस्कस करेंगे? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। यहाँ से डिस्कस करेंगे और कितने टॉपिक? सब ऑर्डिनेट कोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नेक्स्ट एंड और 3 टॉपिक, इनको नेक्स्ट लेवल से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।